हेलो एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कैट 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड आई विल बी टीचिंग यू अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कुड बी सॉल्व्ड इन 30 सेकेंड्स और हम उन सारे क्वेश्चंस का 30 सेकेंड का सोल्यूशन भी समझेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम डिटेल्ड सोल्यूशन भी समझेंगे। वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच कुड बी सॉल्व्ड इन 30 सेकेंड वाज दिस वन। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो पहले तो हम पूरा नॉर्मल मेथड समझ लेते हैं, फिर अगर हमको सारी चीजें पता है तो हम इसको 30 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो समझते हैं कि यहाँ दिया हुआ एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का एरिया बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो अगर अपन हेक्सागन एक ड्रॉ करना चाहें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। एक रेगुलर हेक्सागन मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अगर हम इसको इसके डायगोनल्स वगैरह को ज्वाइन कर दें तो हमको एक इस तरीके का डायग्राम मिलता है, राइट। तो अगर हम देखें तो इस डायग्राम में देयर आर हाउ मेनी 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल एक और दिया हुआ है विच इज लाइक दिस। ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है 12। तो हमको अगर पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस केस में एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। अब बच्चों पूछ रहा है कि ये जो हेक्सागन है इसके साइड्स हो गए ए, तो इसका एरिया क्या हो गया 6 इंटू, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो इसका भी साइड का साइज ए रहेगा, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब एज पर द क्वेश्चन बोथ दीज क्वांटिटीज आर इक्वल, तो ये हो गया √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ये कटा, यहाँ से 12 इंटू 12 लिख दिए तो ये एक 2 कट गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 24, या 4 इंटू 6, या फिर ए का वैल्यू हो गया 2√6, राइट। तो ये तो हो गया अगर हमको फॉर्मूला वगैरह नहीं पता। अगर हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सीधा पढ़ेंगे बच्चों 30 सेकेंड, मतलब आप टाइमर लगा के देखिएगा कि यू वुड बी एबल टू मैनेज दिस इन 30 सेकेंड्स। एट द सेम टाइम हम क्वेश्चन भी रीड कर लेंगे और 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन निपट जाएगा। तो एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, तो ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। तो अगर हेक्सागन का अपने को पता है कि 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला बैठेगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बैठेगा समथिंग लाइक दिस। 6 लिख दिया मैंने गलती से, इट वुड बी 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट गया, इधर ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 24 और ए का वैल्यू आ गया 4 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, या फिर 2√6। सो स्ट्रेट अवे यहाँ पे तो हमको शायद 30 सेकेंड्स भी ना लगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। ये भी कैट 2021 का क्वेश्चन है। अगर हम इस पे फोकस करें तो एक इनइक्वालिटी टाइप का कुछ इक्वेशन या इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, यूजुअली कैट में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन या मॉड्यूलस वगैरह का क्वेश्चन इजी आता है, इस कंडीशन, इस अजम्पशन पे कि शायद कॉमर्स वाले बच्चे बड़े आराम से उसको मैनेज कर पाए, इसीलिए वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते। और ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया जो कि आई वुड नॉट रिकमेंड सॉल्विंग इन दैट वे, क्योंकि वो टाइम आपका कंज्यूम करेगा और आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। वहां पे आपको शॉर्टकट वगैरह या टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करना चाहिए, आंसर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम वहां का टाइम सेव किया हुआ एक्चुअली में किसी लेंदी क्वेश्चन में यूज करके उस क्वेश्चन को भी क्रैक करके अपने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो इस केस में वी हैव एन इक्वेशन x² + 2x - 15 एंड x² - 7x - 18। अब यूजुअली क्या करेंगे, इसको स्प्लिट वगैरह करेंगे, क्वाड्रेटिक है। ये क्या पूछा है, ये नेगेटिव कब है, मतलब नेगेटिव मतलब <<0 कब होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट इज x² + 5x - 3x - 15। हमने इसको स्प्लिट किया 5 3 जा 15 पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 2। सो x² - 9x
प्लस 2x माइनस 18। अगर हम इसको देखें तो x कॉमन निकलेगा, x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5, नीचे पे x माइनस 9 प्लस 2 x माइनस 9। सो वी गॉट वैल्यूज लाइक x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 9 एंड x प्लस 2। और ये बोल रहा है ये जीरो कब, जीरो से कब कम कब होगा या नेगेटिव कब होगा। तो बच्चों देखो, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करना जानते हैं तो हमको 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें कौन कौन सा मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा -5, एक पॉइंट मिलेगा -2, एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा 9। अब 9 से बड़ी वैल्यू पे सब पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं। इसके बीच में क्या होगा? ये नेगेटिव, फिर ये क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर ये क्या आएगा? नेगेटिव, और फिर ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा सोल्यूशन होगा x इज बिटवीन, नेगेटिव निकालना है अपने को, है ना। इधर से देखें तो x इज बिटवीन -5 टू -2 एंड x इज बिटवीन 3 टू 9। So option 2 is going to be absolutely right. So this is one way of solving this question, which might take a lot of concepts. Concepts भी आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी समझ में भी आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक स्प्लिट भी करना आना चाहिए, और अगर आपको ये सब आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। इट माइट टेक यू क्लोज टू 50-60, 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने पे। बट अगर मेरे को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता तो भी मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इस सवाल में पूछा है, इस सवाल में हमको क्या पूछा है कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब होगी। नेगेटिव कब होगी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 लेस देन 0 कब होगा। तो ये 30 सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा इसका, ये समझते हैं। हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो बच्चों देखो, जीरो पार्ट है कि नहीं, जहां जहां जीरो होगा हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीरो सोल्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो जीरो पुट करते हैं, जीरो इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि जीरो पुट करना सबसे आसान तरीका है, राइट। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। ऊपर पे नेगेटिव और नीचे पे भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, और लिखा है पॉजिटिव इज लेस देन 0, ये तो गड़बड़ हो गया। अब बच्चों अगर अपन देखें तो इस रेंज में एक जीरो लाई करता है, सिमिलरली इस रेंज में भी एक जीरो लाई करता है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने में दिख रहा है कि एक बार लेस देन 5 बोल रहा है और एक बार बोल रहा है -5 से -2 के बीच में। तो हम कोई भी एक वैल्यू पिक करते हैं, लेट सपोज -10 पिक करते हैं। -10 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम देखते हैं कि -10 पिक करने पे वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो -10 पिक किए तो एक्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -2 इंटू 10 विच इज -20, -15, तो ऊपर वाला वैल्यू तो पॉजिटिव मिल गया। -10 का स्क्वायर वंस अगेन 100, -77 इंटू ये +70 हो जाएगा क्योंकि -10 पुट किए, राइट। एंड फाइनली आई गेट -18। तो ऊपर पे भी पॉजिटिव और नीचे पे भी पॉजिटिव, और ये बोल रहा है ये 0 से छोटा है, विच इज वंस अगेन रॉन्ग, करेक्ट। तो इसका मतलब -10 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो विदाउट नोइंग मच ऑफ मैथ्स, मेरे को ज्यादा कुछ पता भी नहीं रहना चाहिए, मेरे को वैल्यू पुट करना तो आता ही है। तो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैट 2021 का थर्ड क्वेश्चन जो कि अभी अपन सॉल्व करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अपन समझते हैं क्या सवाल बोल रहा है, ठीक है। तो अमल परचेज सम पेन एट 8 रुपीज, 8 रुपए में उसने खरीद लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 8। सेल दीज ही आर्स एम्प्लॉयज एट अ फिक्स्ड वेज, एम्प्लॉय को किसी को हायर किया इसने, और 100 पेन जो है 12 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितने में बेचा? 11 रुपए। तो सपोज एक्स पेन और थी, और कितने में बेच दिया उसने इसको? 11 रुपए में बेच दिया। ही देन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹300, ठीक है। उसने 300 रुपए प्रॉफिट कमाया। ऐसा करने पे 300 रुपए का प्रॉफिट आया, बट इसमें क्या हुआ? वेज भी पे किया क्योंकि लिखा हुआ है एट अ फिक्स्ड वेज। तो इसने क्या किया? अपन क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, उसमें से वेज घटाएंगे, और फिर डिफरेंस जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 300। तो एक एक करके स्टेप्स को देख लेते हैं हम, ठीक है।
तो अगर हम बात करें तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 1200 फ्रॉम हियर प्लस 11x फ्रॉम हियर माइनस, तो बच्चों टोटल कितनी हो गई, x पेन और 100 पेन मिला के 8x प्लस 100, राइट। और इसमें से अपन और क्या है सबट्रैक्ट करेंगे, वेज सबट्रैक्ट करेंगे, तो नेट रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 300 आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, बड़ा सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, दूसरा, अगर ये बोल रहा है कि अगर ये रिमेनिंग पेन्स को 9 रुपए में बेचता, तो बोल रहा है कि सीपी तो फिर से 8 है, 100 पेन को 12 रुपए में बेचा, एक्स पेन को इस बार 9 रुपए में बेचा, तो नेट लॉस कितना आएगा, 300 रुपीज का, ठीक है। तो अभी अगर अपन देखें तो इस बार भी इसको सेलिंग कितना मिलेगा, 1200, तो इससे मिलेगा, और 9x आएगा इसका सेलिंग प्राइस, राइट। इसमें से कॉस्ट घटाएंगे तो कॉस्ट में तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं, ये तो ऐसा कैसा रहा, इसमें इसने वेज भी किया, बट दिस टाइम इट इज व्हाट, 300। सो बच्चों दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 अगर मैं करने जा रहा हूं, तो बच्चों देखो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट कॉमन है, तो ये सब्ट्रैक्शन में कट जाएगा। 1200 भी कॉमन है, तो हमको सिर्फ नेट मिलेगा 11x माइनस 9x, और इधर पे 300 माइनस ऑफ माइनस 300 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 600। सो 2x टर्न्स आउट टू बी 600, और नंबर ऑफ पेन्स जो कि सेकेंड टाइम में मिलना था उसका वैल्यू कितना आ गया, 300 आ गया। इसको मैं सेकेंड्स में बताऊंगा अभी आप यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 300, इसका मतलब जो 11 रुपए में बेच रहा था वो 300 रुपए था, ठीक है। अब अपन इस वन इक्वेशन में पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो बच्चों ये हो गया 1200 प्लस 11 into 300 बिकम्स 3300 माइनस, ये हो गया बच्चों 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। तो 8 into 400 इज व्हाट, 3200 माइनस वेजेस इज व्हाट, 300। तो अभी अगर अपन आगे सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 3200 माइनस वेज इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस मच। तो इधर पे 1300 रुपए माइनस वेज इज 300, या फिर वेज का वैल्यू आ गया 1300 माइनस 300 और 1000 रुपीज, हेंस यू गॉट योर आंसर, क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन तो था नहीं, बड़े आराम से बन सकता था अगर आपको बेसिक प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट पता है। अब इसका शॉर्टकट समझते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है बच्चों, देखो अपन सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुछ पेन खरीदा, उसमें से कुछ को 12 रुपए में बेचा, कुछ को 11 रुपए में बेचा, ठीक है, और 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया वेज पे करने के बाद। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर सेकंड केस में भी सेम है, खरीदा कितना, सेम चीज, बेचा 12 रुपए में, सेम चीज, वेज पे किया, सेम अमाउंट। कुछ पेन जो कि 11 रुपए में बेच रहा था अब वो 9 रुपए में बेच रहा है, इस चक्कर में उसको क्या हो गया, 300 रुपए का लॉस हो गया। जहां 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वहां पे 300 रुपए का लॉस हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एक्स पेन अगर उसने 11 रुपए में बेचे थे तो 11x मिल रहा था उसको, अब उसने क्या किया, उन्हीं एक्स पेन को 9 रुपए में बेच दिया, तो 9x मिल रहा है अभी इसको। बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो अगर अपन सिर्फ समझें तो ये 11x माइनस 9x इज गोइंग टू बी व्हाट, 2x। और ये किसके बराबर हो गया, 300 और 300, पहले 300 पॉजिटिव था, 300 नेगेटिव हो गया, तो ये डिफरेंस टोटल 600 का हो गया। तो हम एक बार में क्या निकाल लेंगे, 300 यूनिट नंबर ऑफ पेन्स थे, ठीक है। तो बच्चों 8 रुपए है, और 100 और 300 मिला के कितना हो गया, 8 into 400 विच इज 3200 रुपीज इज योर कॉस्ट प्राइस, राइट। 3200 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 1200 रुपए एक आया, और 300 पेन को 11 रुपए में बेचा तो 3300 रुपए, 3300 एक और आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4500। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 1300 का इसको प्रॉफिट होना था, बट इसने कुछ पोर्शन बेच दिया और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 300 का। So effectively wage is equals to what,
1000 रुपीज। तो बच्चों अगर हम देखें तो हम बहुत मिनिमलिस्टिक लिख के राइटिंग, जितना कम लिखोगे आपको उतना एडवांटेज मिलेगा। लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है कई बार, बट लिखना भी बहुत सारे क्वेश्चंस में जरूरी होता है। आप इतना ही लिखो जिससे कि आपका डेटा पूरा मैनेज हो पाए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैनेज करते तो मेरे हिसाब से इसमें 30 से 45 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा लगता, एंड यू वुड हैव बीन एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बहुत आसान से। बड़ा ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको रिलेटिव रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आता है। रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है? जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, एक का स्पीड v है, एक का स्पीड u है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? v प्लस यू। और अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? v माइनस यू, बिगर स्पीड माइनस वी स्मॉलर स्पीड। तो आपको अगर इतना भी पता है और लेंथ वगैरह का थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या होता है, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अपन क्वेश्चन समझेंगे। दो ट्रेन है, एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस करते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन से मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इन अ पैरेलल ट्रैक। ठीक है, द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेस द लैम्प पोस्ट इन 12 सेकेंड। मतलब सिर्फ एक लैम्प पोस्ट दिया हुआ है, इसको क्रॉस करने में फास्टर ट्रेन को कितना टाइम लगता है? 12 सेकेंड लगता है। तो बच्चों फास्टर ट्रेन देखो कब क्रॉस करने लगेगा? जब ये फ्रंट वाला एरिया लैम्प पोस्ट से एकदम करीब होगा। और क्रॉस कब कर लेगा? जब ये फ्रंट वाला एरिया इधर होगा और बैक वाला एरिया इधर से इधर आ गया। तो इफेक्टिवली लेंथ ऑफ द ट्रेन ही ट्रैवल किया है ये ट्रेन। ठीक है, तो अगर मेरे को स्पीड निकालनी है फास्टर ट्रेन की, तो इट वुड बी नथिंग बट 160 मीटर जो ट्रैवल किया इन 12 सेकेंड। 4 3 12, 40/3। तो फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना आ गया? 40/3। हम डेटा को रिकॉर्ड कर ले यहाँ पे। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर लेस। अब बच्चों देखो सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है कैट में। क्या करता है वो? डिजिट्स जो है, मतलब यूनिट जो है वो बदल देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बाकी सब मीटर पर सेकंड में था, आंसर भी मीटर में पूछा है, बट यहाँ पे एक स्पीड क्या दे दी है? किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को 6 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है। तो ऊपर पे 1000 आता है, नीचे पे 36 आता है। अगर अपने को पता है कि ये 5/18 है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो फास्टर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन है, वो 5/3 कम चल रहा है। तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज गोइंग टू बी 40/3 माइनस 5/3 और 35/3। अब पहली लाइन पे आते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड। तो क्या होगा जब ट्रेन क्रॉस करेगी आपस में? तो बच्चों ये क्रॉसिंग चालू होगा और क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा सीन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे का लेंथ, ये वाली सॉरी ये वाली ट्रेन इधर, ये वाली ट्रेन इधर। अभी ये वाली उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली ट्रेन कुछ देर बाद आगे निकल गई और नीचे वाली ट्रेन कुछ देर बाद इधर निकल गई। दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को टाइम निकालना है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय, बिकॉज अपोजिट भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? v1 प्लस v2। अब अपने को t का वैल्यू दिया है 14, एक ट्रेन का लेंथ दिया है 160, एक ट्रेन का लेंथ निकालना है अपने को। एक का स्पीड 40/3 और एक का 35/3 मिल गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 35 इज गोइंग टू बी 75/3 या फिर 25। तो अगर हम इसको आगे जाए तो L2 becomes 14 into 25 minus 160। तो ये हो गया 25, 250 and 100, 350 minus 160 and this turns out to be 190 मीटर। तो अगर हम देखें लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज गोइंग टू बी हाउ मच? 190 मीटर। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स आने चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूले से आ जाता है। इसको बनाने में आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पे ये क्वेश्चन सीमिंगली डिफिकल्ट लग रहा है बट है बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखने से तो लग रहा है मॉड्यूलस भी डाल दिया है, फिर रूट्स वगैरह की भी बात कर रहा है, बट अपन अगर समझेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थ्योरी अगर हमको कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि R इज अ कांस्टेंट, R यहाँ पे एक कांस्टेंट है और वो मॉड्यूलस के बराबर है। ठीक है,
और उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, रूट्स भी हैं, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। आइडियली बच्चों अगर अपन देखें तो अगर अपन किसी मॉड्यूलस को हटाएंगे तो हमको 2 साइन मिलेगा, प्लस आर और माइनस आर। मॉड्यूलस हट गया, अब ये आर लेफ्ट की तरफ आएगा और 2 क्वाड्रेटिक मिलेंगे, तो आइडियली हमको 4 रूट्स मिलने चाहिए थे। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 4 रूट नहीं मिलेगा, आपको 3 ही डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। मतलब अगर हमारे को 2 इक्वेशन मिल रहे हैं तो एक इक्वेशन से तो 2 रूट आएगा, और जो दूसरा इक्वेशन है उससे पॉसिबिलिटी ये है कि हमको इक्वल रूट्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूं, एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -6x+9 इक्वल 0, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इसके 2 रूट्स हैं, एक 3 और एक और 3, ठीक है। तो 2 रूट्स हैं बट दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं, दोनों के दोनों सेम है। तो इसका मतलब ऐसा ही कुछ इसमें भी केस बनने वाला है, मतलब हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन में आएंगे तो एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है मेरे को ए स्क्वायर की जगह। अब अगर हम 2, ए हो गया हमारा x तो b हो गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें +2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर कर देंगे और हमारा इक्वेशन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये पूरा एरिया इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x -2 द होल स्क्वायर -17 इज इक्वल्स टू ±r। अगर हम देखें तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में तो x-2 ही मिलने वाला है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, राइट। तो इसका मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है विच इज 17 ±r, ये वाला एरिया इज बाउंड टू बी 0। ये 0 होगा तभी जाके x-2 द होल स्क्वायर मिलेगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आइडेंटिकल या 2 सेम रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब -17 प्लस आर इज इक्वल टू 0 या -17 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो आर का एक वैल्यू इधर से मिलेगा 17 और दूसरा वैल्यू मिलेगा -17। नाउ गाइस अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आर एक मॉड्यूलस से इक्वेटेड है। मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इस केस में भी आर इज सपोज टू बी पॉजिटिव, हेंस 17 इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से फ्यूचर में केटर कर सकते हो। इसका दूसरा मेथड और जल्दी क्या हो सकता था, अगर मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है तो व्हाट आई वुड हैव डन इज मैं एक एक करके आर की वैल्यू, चारों वैल्यूज जो दी हुई है उनको पुट करना चालू करूंगा और फिर चेक करूंगा कि किस केस में मैं ±17 करता जाऊंगा और एक ऐसा केस आएगा जहां पे क्या होगा, हमको इक्वल रूट मिल जाएगा, राइट। और उस केस में आर का वैल्यू 17 ही आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते थे। होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक और कैट 2021 का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान है। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। बच्चों को सॉल्व करने के लिए काफी क्वेश्चन दिए जाते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन। क्वेश्चन समझते हैं, उसका सोल्यूशन समझेंगे, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो बोल रहा है अ बास्केट हैज 2 एप्पल 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगो। तो बोल रहा है बास्केट में 2 एप्पल हैं, 4 ऑरेंजेस हैं और 6 मैंगो है। कॉस्ट द सेम एज द बास्केट ऑफ 1 एप्पल। ये सेम कॉस्ट कर रहा है एक एप्पल, 4 ऑरेंज और 8 मैंगो के बराबर। ये सेम कॉस्ट कर रहा है 8 ऑरेंजेस और 7 मैंगो। देन द नंबर ऑफ मैंगो इन द बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। मतलब ये जो बास्केट दिए हुए, अगर मैं इसमें सिर्फ एक्स मैंगोज लूंगा तो कितने मैंगोज का सेम कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो बच्चों हमको क्या करना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, बड़े आराम से, कुछ नहीं करना रहेगा। हम एक एक करके चीजों को डिराइव करेंगे। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 4 ऑरेंजेस गॉन। तो शफलिंग करते हैं तो इधर पे एक एप्पल बचा और उधर पे 2 मैंगो, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एप्पल और मैंगो का रिलेशन मिल गया हमको, 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2 मैंगो। हम इन दोनों को भी ट्राई करते हैं कि बाकी ऑरेंजेस मैंगोस के बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं
1 apple plus 4 oranges plus 8 mango is equals to 8 oranges plus 7 mango। ठीक है, ओके। तो एक एप्पल की जगह हम क्या लिख देंगे अभी, 2 मैंगो। तो ये 8 और 2 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3 मैंगो। और इधर 8 ऑरेंजेस में से 4 ऑरेंजेस गया तो कितना आया, 4 ऑरेंजेस। तो बच्चों अपने को पता चल गया ऑरेंजेस बाय मैंगो इज नथिंग बट 3:4। तो अगर अपन बोले ऑरेंजेस का रेट 3 है तो मैंगो का रेट कितना हो गया, 4 हो गया। अगर ऑरेंज का रेट 3 है तो मैंगो का रेट कितना हो गया, 4। इसमें देखें तो एप्पल का रेट 4 टू जा 8 रुपीज हो गया। अब बच्चों कोई भी बास्केट उठा ले अपन को, ये इसमें कम कैलकुलेशन लगेगा। बोल रहा है एक्स मैंगो इज इक्वल्स टू 8 ऑरेंजेस। तो 8 इंटू 3 प्लस 7 इंटू मैंगो। 7 इंटू मैंगो मतलब कितना हो गया भैया बच्चों, 7 इंटू 4 28। तो 24 प्लस 28 8 और 4 12 और ये 52 रुपीज का आया। एक मैंगो का प्राइस होता है 4 रुपए, मतलब बास्केट का कॉस्ट बैठा इस हिसाब से 52 रुपीज। ठीक है, तो एक मैंगो का प्राइस होता है 4, तो 52 रुपीज में अपन कितने मैंगो खरीद पाएंगे, 13 मैंगो। हेंस दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आपको कुछ बड़े सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना था और आपका आंसर डिराइव हो जा रहा था, एंड दैट टू विद इन सेकेंड्स। Hopefully you would have liked this question and would be able to solve such kinds of question very easily in future. Another CAT question from 2021 CAT. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाओ। ठीक है, बिकॉज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यूजुअली बहुत इजी आते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और एक अपने को गारंटी 3 मार्क्स दे के जाता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन समझते हैं। नीता एंड गीता, नीता एंड गीता आर 2 people एंड दे टुगेदर अर्न इन अ डे व्हाट सीता अर्न्स इन 6 days। तो बोल रहे हैं नीता प्लस गीता की कमाई या अर्निंग सेम होती है जितना सीता 6 दिन में करते हैं। तो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो नीता और गीता का जो जितना भी वर्क है दैट इज इक्वल टू 6 times ऑफ सीता। Similarly, the amount Sita and Nita gets is equals to twice of Geeta। अभी हमको 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दिया है, बट अगर हमसे नीता गीता और सीता एग्जैक्टली पूछता तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट। बट अपने को रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ले जाओ, या रेशियो में तो अपन वेरिएबल के फॉर्म में भी नहीं ले जाए और कुछ वैल्यू भी अज्यूम कर लें तो के आखिरी में कट जाता है, तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो नीता और नीता कैंसिल हो गया, तो गीता माइनस सीता इज 6 सीता माइनस 2 गीता। शफलिंग मारते हैं तो इधर 3 गीता इज इक्वल टू 7 सीता, या गीता बाय सीता टर्न्स आउट टू बी 7/3। तो ऐसे तो बोलेंगे कि 7 के और 3 के ले लो, बट मैं बोलता हूँ कि अब बिकॉज रेशियो लेना है तो के कैंसिल होगा। तो गीता को हम लेते हैं 7 और सीता को लेते हैं 3। तो गीता अगर 7 काम करती है तो सीता 3 काम करेगी। अपन किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो नीता प्लस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू सीता विच इज 3। तो नीता का वैल्यू हो गया 18 माइनस 7 और 11। तो बच्चों अगर सीता 3 कर रही है, गीता 7 कर रही है, तो नीता 11 काम करेगी बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट इज गोइंग टू बी 11। जो सबसे ज्यादा काम करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड द वन हु अर्न्स द लीस्ट, तो लीस्ट कौन, सीता। तो ये रेशियो कितना आया, 11:3। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। सच क्वेश्चन शुड नॉट बी लेफ्ट इन पेपर। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ना एक्चुअली में बहुत बड़ा सिन होता है। ठीक है, आपको इतने इजी क्वेश्चंस को पेपर में नहीं छोड़ना है। होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021 पेपर। ठीक है, ऐसे तो बच्चों ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, हमको पहले गो में नहीं बनाना चाहिए। इट माइट टेक अस टाइम टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी इजी। ये काफी इजी क्वेश्चन निकल आता है, बट पॉइंट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा क्या नहीं होगा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो यूजुअली इसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले राउंड में 3-4 लाइन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। समझते हैं क्या बोल रहा है। आइडेंटिकल चॉकलेट्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज। तो हम यहाँ पे डेटा को
लिख लेते हैं, स्मॉल है और एक लार्ज है। द लार्जर बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉलर है। तो अगर मैंने इसको x लिखा तो ये कितना आएगा, 2x आएगा। लार्जर का प्राइस स्मॉलर से डबल है, ठीक है। इसके साथ साथ बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन लार्जर बॉक्स इज 12% लेस देन द स्मॉलर बॉक्स। अब सेलिंग प्राइस पर ग्राम बोल रहा है, तो बच्चों ये था हमारा प्राइस, सेलिंग प्राइस, दैट इज फॉर द एंटायर बॉक्स, राइट। बट हमको बोल रहा है कि अगर सपोज पहले में ए ग्राम चॉकलेट है तो दूसरे में कितना ग्राम है, बी ग्राम है। तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम, राइट, तो ये हो जाएगा x बाय ए और ये हो जाएगा 2x बाय बी। और इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लार्जर बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो स्मॉलर बॉक्स से 12% कम है। इसका मतलब रिलेशन दिया है 2x बाय बी इज इक्वल्स टू 12% कम करना है, मतलब 100 में से 12% कम कर दिए तो 88 हो गया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज 88 टाइम्स ऑफ x बाय ए, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो ये x x कट जाएगा, ये 0.44 हो जाएगा, और a बाय बी का वैल्यू 0.44 हो जाएगा, या फिर 44/100। अगर हमको अगर हमको सिर्फ अगर हमको कुछ वैल्यू निकालनी रहती तो कुछ और डेटा निकालता, बट यहाँ पे तो सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि द परसेंटेज, देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्जेस्ट बॉक्स बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर ए में 44 ग्राम है तो बी में कितना है, 100 ग्राम है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 56। ये ही एक्सीड कर रहा है वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्जर बॉक्स। ये किस पे निकालने बोल रहा है, 44 पे कितना परसेंट निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आइडियली बच्चों देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 44 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, ये तो 1 हो गया, और 12 बाय 44 बच गया, मतलब 100% प्लस 12 बाय 44 इंटू 100, ठीक है। अगर हम देखें तो 12 बाय 48 होता तो 1/4 होता, 1/4 होता मतलब 25% होता। तो अगर ये 44 की जगह 48 होता तो हम इसको 125% लिखते, बट बिकॉज 48 से छोटा वैल्यू है, इसका मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ के आएगा, थोड़ा सा ही बढ़ के आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो मेरा आंसर 125 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर हम देखें तो एक ही नंबर उसके क्लोज है, विच इज 127। तो विदाउट कैलकुलेटिंग भी हम इसको मार सकते थे, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर। या फिर अगर अपन इसको ऐसे देखें तो 12/44 विच इज 4 3 3/11, तो 1/11 होता है 0.0909। तो 3/11 हो गया 0.2727, तो अपने को पता है 127.27% ज्यादा होगा। तो आइदर वे वी कुड हैव अराइव्ड एट द आंसर, अपने को कैलकुलेशन वगैरह इतना करने का जरूरत नहीं था। होपफुली आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। ऑल्दो दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ था समझने में, पैराग्राफ वगैरह बोल रहा था, बट अगर हम समझ गए क्वेश्चन तो ये सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। होपफुली यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021, 3 4 लाइन का क्वेश्चन है। आई यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि मिक्सचर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सेकेंड पार्ट में अटेम्प्ट किया जाए, इसलिए अटेम्प्ट किया जाए कि ये, क्योंकि वो लेंदी होते हैं, बट हमेशा नहीं होता। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये पेपर ही ओवरऑल इजी था, ठीक है। तो यूजुअली मिक्सचर के क्वेश्चंस लेंदी इसलिए होते हैं क्योंकि हमको रीड करके समझने के बाद सॉल्व करना होता है, और रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, समझने में टाइम इन्वेस्ट होता है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, ठीक है। वेयरएज अगर हम छोटे क्वेश्चन देखें तो उनको रीड करके समझने में टाइम कम होता है, कम लगता है, और हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करने चले जाते हैं, तो वो हमको एक एडवांटेज दे जाता है, ठीक है। ओके, चलो इसको समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सोल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc ऑफ वाटर। तो जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था इस क्वेश्चन को तो मेरे को भी क्या लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है। मैं उसको सेकेंड रीड मारा तब मुझे समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ बोल रहा है कि 100 cc ऑफ वाटर में कितना इंडिगो ग्राम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं आने वाला अभी अगर अपन आगे देखें तो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 800 cc बॉटल्स आर फिल्ड विथ इंडिगो सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 33 एंड 17। तो बच्चों दो बॉटल है हमारे पास, एक में 33% स्ट्रेंथ है, एक में 17% है। दोनों का वेट या दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 800 cc है, ठीक है, 800 cc।
क्या बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे, इसका कुछ पार्ट अपन क्या किए, थ्रो कर दिए, तो ये 33% बच गया, राइट। और बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है उसको हमने क्या किया, इज रिप्लेस बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द सेकेंड बॉटल। तो हमने क्या किया इसमें से इक्वल वॉल्यूम of liquid from the second bottle. A part of this is thrown away and replaced by an equal volume. मतलब जितना हमने रिमूव किया उसकी जगह हमने दूसरी बॉटल, जो कि ये है सपोज, इसका हमने पुट कर दिया, विच टर्न्स आउट टू बी 17% सोल्यूशन। ठीक है, ये 17% मिक्स किया, इसको शेक किया, तो व्हाट वी गेट इज अ 21% सोल्यूशन, राइट। तो अगर हम देखें तो ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा, दिख रहा है अपने को कि एक 17 है, एक 33 है, और इसको मिलाए तो कितना आया, 21 आया। क्रिस क्रॉस मारते हैं, 33 माइनस 21 टर्न्स आउट टू बी 12 एंड 21 माइनस 17 टर्न्स आउट टू बी 4। द रेशियो इज 4 वन जा एंड 4 थ्री जा। तो रेशियो कितना आया, 3:1। मतलब 3 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है। क्लियर। अगर अपन देखें तो ये टोटल कितना था बच्चों, टोटल था ये 800, उसका 3 पार्ट, तो मतलब 3/4, राइट। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 600। तो इसका मतलब इससे जो हमने रिमूव किया दैट पार्ट वाज 600। तो ओरिजिनली पूछा क्या है, क्या पूछा है कि सोल्यूशन लेफ्ट इन द सेकेंड बॉटल, तो 800 में से 600 चला गया, तो बचा कितना, 200 सीसी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्व करना तो बहुत आसान है अगर अपन समझ गए हैं तो। ठीक है, होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे एंड पेपर में अच्छे स्कोर कर पाओगे। कैट 2021 का एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सिंगल लाइनर है और है भी सॉल्व करने में बहुत आसान। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन दो मेथड समझेंगे। एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको कि इसको 30 सेकेंड्स में शायद हम सॉल्व कर सकते थे। वेरीफाई भी हो जाता है और 30 सेकेंड में सॉल्व भी हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा, देखो। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC। तो पहले तो ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विच इज लाइक दिस। इसमें बोल रहा है कि एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री, एंगल ABC इज 90 डिग्री। और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल, राइट। ऑलमोस्ट ड्रॉ हो ही गया है ये सर्कल, ठीक है। अपन इसको अज्यूम करेंगे इधर पे टच कर रहा है, ठीक है। इफ BC इज इक्वल्स टू 10, तो BC का वैल्यू 10 दिया है और डायमीटर दिया है सर्कल का कितना, 8। तो अगर अपन इधर पे और इधर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, बिकॉज अपन जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 6, और बिकॉज किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट्स अगर पड़ता है तो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, तो ये भी कितना हो गया, 6। अपने को सिर्फ ये ये यहाँ से यहाँ तक और AX और AY की वैल्यू निकालनी है, या दोनों में से कोई एक। तो अपने को पता है कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और इससे अगर अपन दो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल में तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अपने को दिख रहा है कि एक साइड हो गया A+4, एक साइड हो गया 10, और एक साइड हो गया A+6। पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, तो A+4 द होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज A+6 द होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा, A² प्लस 16 प्लस 8A प्लस 100 इज इक्वल्स टू A² प्लस 36 प्लस 12A। ये दोनों गया, ठीक है। अगर अपन शफलिंग मारेंगे तो 4A इज इक्वल्स टू, ये हो गया 116, 116 माइनस 36, दिस टर्न्स आउट टू बी 80। तो A का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 20, ठीक है। तो बच्चों ये भी 20 और ये भी 20। तो अगर अपन ट्राइंगल के 3 साइड्स की बात करें तो ये हो गया 24, ये हो गया 26, और ये हो गया 10, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर अपन देखें तो बेस 10 है तो हाइट कितना है, 24, और इसका एरिया आ गया 120, वट एवर यूनिट इट इज, ठीक है। अपन इसको बड़े आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से, विदाउट इवन सॉल्विंग। 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन को अगर अपन फिर से देखें तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स। अपन समझते हैं, 30 सेकेंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज ये टीटा क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन है तो आंसर इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द वैल्यू इज गिवन एज 10, अंदर पे सर्कल है, ये सब चीजें तो सब दूर की बात है, ठीक है। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल,
ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अगर अपने को स्मॉलेस्ट, सपोज ये स्मॉलेस्ट ऑड साइड, सॉरी इवन साइड होता तो बाकी दो साइड कितने होते? अगर मेरे को एक्स एक साइड दिए है तो बाकी दो साइड होते दिस एंड दिस। ठीक है, अपने को पता है ये चार है, ये चार है, ये चार है, और ये फिर बचा छः है, राइट? ये भी छः है। ठीक है, अपन बाद में डेटा टैली करेंगे। तो अगर अपने को x का वैल्यू विच इज गिवन एज 10, तो बाकी दो साइड कितने हो गए? 10/2 विच इज 5 का स्क्वायर -1 और 24, और 5 का स्क्वायर +1 और 26। तो बाकी दो साइड्स 24 और 26 बोल रहा है। अब बच्चों इसका मतलब जो सबसे बड़ा साइड है विच इज हाइपोटेनस दैट इज 26, तो ये कितना हो गया? 20। ठीक है, और अगर अपन देखें तो ये पूरा बोल रहा है 24, इसमें 4 है और ये 20 है। अगर अपन इधर से डेटा देखें और इधर से डेटा देखें तो एब्सोल्युटली टैली हो रहा है, क्योंकि 20 20 दोनों लेंथ आ रहा है। इसका मतलब द ट्राइंगल वॉज 10, 24 एंड 25। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू 10 इंटू 24 विच इज इक्वल टू व्हाट? 120 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे फ्यूचर में भी। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, नंबर का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिखा है कितने 3 डिजिट नंबर जो कि 100 से बड़े हैं, राइट, ये इंक्रीज हो जाते हैं 198 से व्हेन 3 डिजिट्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर अपन नंबर के डिजिट्स को उल्टा कर देते हैं तो नंबर 198 से बढ़ जाएगा। तो सपोज अपन एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं ABC। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने को टेंस, यूनिट्स और थाउजेंड्स और 100 प्लेसेस को स्प्लिट करना पड़ता है। तो आई विल हैव टू राइट दिस एज दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? CBA विच इज गोइंग टू बी 100C प्लस 10B प्लस A। बोल रहे हैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, 2 को 1 को 2 से सबट्रैक्ट कर दो। तो क्या मिलेगा? इसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो 99C, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और A माइनस 100A इज गोइंग टू बी 99A, और ये बोल रहा है 198। तो 99 कॉमन निकलेगा और राइट साइड में डिवाइड करेगा 198 को, और C माइनस A का डिफरेंस आ जाएगा 2। अब बोल रहा है इट्स अ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 100। तो बच्चों A का जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ 1 ओनली। ठीक है, तो C का वैल्यू कहाँ से चालू होगा? 3 से चालू होगा। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? C की वैल्यू देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितनी वैल्यूज आई? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यूज दिख रही है हमको। ठीक है, 7 वैल्यूज दिख रही है, तो आइडियली देखा जाए तो 7 लगेगा आंसर। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अभी हमने बी को तो कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, इनका पेयरिंग जो है वो 7 पेयरिंग आएगा। बी कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। बी 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है। तो बी के पास कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। तो इसका मतलब इस 3 और 1 के साथ we'll be getting 10 cases. Similarly for the second one we are going to get 10 cases. तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे बच्चों? 70. So this is going to be your answer for this particular question. Hopefully आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सोल्यूशन तो बहुत इजी है, आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्यूचर में बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो और सॉल्व करके अपने मार्क्स एनहांस कर सकते हो। थैंक यू गाइज। ये कैट 2021 का एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है अगर हम देखें तो, और सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट क्लियर है तो ये डेफिनेटली बन जाएगा। अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हमको नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, इट कुड बी 3 4 5 6 7 और 8, बिकॉज 8 ही नंबर्स है, राइट? तो that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 8 such that the group always included 3 and 5। 3 और 5 को इंक्लूड करना जरूरी है, while 7 and 8 are never included। 7 और 8 को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। 7 and 8 are never included together, साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक अलाउड है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है जो कि मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि सपोज इट्स अ 3 डिजिट नंबर, 3 और 5 को हमने इंक्लूड कर लिया। अगर ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है तो ये एक डैश मिला।
इसके लिए हमारे पास कितने नंबर है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 3 और 5 तो हमने इंक्लूड कर लिया। हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, तो कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे, इसको यहाँ लिख लिए। अब अगर हम 4 नंबर्स का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों 4 नंबर का ग्रुप लेते हैं, तो हमारे पास 6 नंबर है। 6 नंबर है मतलब हमारे पास 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। बट एक ऐसा केस होगा जहाँ पे 7 और 8 साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। 7 और 8 सेलेक्ट हो गए मतलब वो एक केस बैठेगा जहाँ 7 और 8 सेलेक्ट होंगे। इसका वैल्यू होता है 6 कितना होता है बच्चों, 6 × 5/2 विच इज 15। तो 15 - 1 टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 14 केसेस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वाला केस। अगर हम बोले 3 और 5 है और 1 2 3 नंबर है, तो इसमें 6 में से कोई 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर हमने इनमें 7 8 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो अगर मैंने इसको 7 ले लिया, इसको 8 ले लिया, तो यहाँ पे एक बॉक्स बचा है। 7 8 निकल गए, तो उसके बाद 1 2 3 4 मतलब 4 में से कोई एक नंबर एंट्री मारेगा। 6 C3 का वैल्यू होता है 6 × 5 × 4/6 विच इज 20। So 20 - 4 is going to be what? 16 number of cases, right? Similarly बच्चों हम नेक्स्ट केस में जाएंगे जहां पे 3 और 5 आएगा and it is going to be a 4 digit नंबर। तो टोटल चॉइसेस तो 64 होगी, 64 62 सेम होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 15। तो अगर हमने इनमें से वो केसेस हटाने हैं जहाँ पे 7 8 दोनों इंक्लूड हो गए, तो इसका मतलब ये दो में बचे 4 में से कोई 2 नंबर आएगा। 4C2 का वैल्यू कितना होता है गाइस, 4 × 3/2 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 6। तो इधर से कितने केसेस आ गए, 9 केसेस आ गए। एक और केस बैठेगा 3 5 1 2 3 4 एंड 5, 7 नंबर्स, राइट। तो इसमें कितने केसेस हुए बच्चों, 6C5 माइनस बच्चों 7 और 8 हमने पुट कर लिया, तो 7 और 8 दोनों इंक्लूड होने वाले केसेस हमको एक्सक्लूड करने हैं। तो बचे 4 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज 6 एंड दिस इज 4। 6 - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब हम 8 नंबर नहीं ले सकते, 8 नंबर लेंगे तो बच्चों 7 और 8 दोनों आ जाएगा विच इज एन इनवैलिड केस। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6 + 14 विच इज 20 +16 विच इज 36 +9 विच इज 45 +2 विच इज 47। तो 47 इज गोइंग टू बी अवर आंसर। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। Although we have a very simple method to solve this question, अगर आपको उस कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो आप और जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन दूसरे मेथड से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं और लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों, ये समझते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है कि नेक्स्ट मेथड विच इज अ शॉर्टकट वन, इससे हम अपन 10 15 20 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ग्रुप में 3 और 5 है, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट्स टोटल हमारे पास 8 नंबर्स का ऑप्शन है, ठीक है, 8 नंबर्स का ऑप्शन है। तो बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो रैंडमली सारे नंबर्स का कितना पॉसिबिलिटी बैठता है। तो बच्चों इसके पास 2 चॉइसेस हैं, इस मतलब अगर हम 1 की बात करें तो 1 के पास 2 चॉइसेस है, इधर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। सिमिलरली 2 के पास भी 2 चॉइसेस हैं। तो बच्चों टोटल कितने बनेंगे, 2 पावर 6 केस बनेंगे। आइडियली ये 64 होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 के पास चॉइस है टू गेट सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, 2 के पास भी। बट एक ऐसा केस है जहां पे ये 6 नंबर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अगर ये 6 नंबर रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनेगा, ग्रुप ऑफ 2 रह जाएगा। तो हमको उस इनवैलिड केस को हटाना पड़ेगा और टोटल काउंट हुआ 63। तो टोटल 63 केसेस होंगे, इसमें 7 8 आएगा नहीं आएगा सब केस रहेगा, ठीक है। दोनों साथ में भी आ जाएगा, कभी कुछ कभी कोई नंबर आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब दिस इज गोइंग टू इंक्लूड ऑल दी केसेस, ठीक है। अब बच्चों क्या कर रहे हैं अपन, 3 5 के बाद अपन ऐसे केस हटा दे रहे हैं जहां 7 और 8 दोनों आए हुए, दोनों आए हुए मतलब दोनों को मैंने पुट कर दिया। बचे 4 ही नंबर है, 4 नंबर के पास हमारे कितने चॉइसेस हैं, 2 टू द पावर 4, जैसे कि हर नंबर के पास 2 चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब 4 नंबर के पास 16 चॉइसेस हैं। इसमें -1 नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 वाली कंडीशन यहाँ पे मीट
हो जा रही है। यहाँ पे अगर अपन सारे नंबर्स उड़ा दे, कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करे, तो वी आर गोइंग टू गेट अ ग्रुप ऑफ ओनली 2 नंबर्स। बट अगर यहाँ पे हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो स्टिल वी आर हैविंग 4 नंबर्स विच इज अ वैलिड सिलेक्शन, राइट। तो इसका मतलब दीज आर आर टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड केस, दिस इज आर टोटल नंबर ऑफ केस। तो मतलब 63 में से 16 सबट्रैक्ट कर देंगे तो द राइट आंसर टर्न्स आउट टू बी 47। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे हम इसको 30 सेकेंड्स में क्रैक कर सकते थे। होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। आपको जो मेथड समझ में आता है आप यूज करिए। दोनों मेथड ही इक्वली गुड है। आपसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर हमको शॉर्टकट्स या इजी मेथड आते हैं और हम उस समय पेपर में हम राइट मेथड से सॉल्व कर पाते हैं तो हम टाइम सेव कर लेंगे। स्टिल पेपर में जितने ज्यादा सवाल अपने से बन सके, बी इट शॉर्टकट और बी इट लॉन्ग मेथड, हमसे बनने चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट यूज करने से टाइम सेव होता है और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो लर्निंग शॉर्टकट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अप्लाई कर पाए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अनदर कैट 2021 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन विच इज वेरी इजी। यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड कि आप एवरेज के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लो। एवरेज परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं सभी के लिए दिए रहते हैं और बहुत इजी साइड में रहते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो पढ़ के समझते हैं क्या बोलना चाहता है। तो बोलता है अनियन इज सोल्ड फॉर 5 consecutive months at 10, 20, 25, 25 एंड 50। तो 5 मंथ्स का प्राइस दिया हुआ है 10, 20, 25, 25 एंड 50। Family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months. पहले 3 मंथ्स में कोई फिक्स अमाउंट स्पेंड करता है एंड देन स्पेंड्स हाफ द अमाउंट ऑन अनियंस फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और अगले 2 मंथ्स में जो पहले 3 मंथ्स में जो हर इंडिविजुअल मंथ्स में स्पेंड कर रहा है उसका आधा ही अमाउंट कर रहा है। द एवरेज एक्सपेंस फॉर अनियन इन रुपीज फॉर द फैमिली ओवर 5 मंथ्स इज क्लोजेस्ट टू। एवरेज एक्सपेंस निकालना है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एक ऐसा वैल्यू अज्यूम कर ले जो कि पांचों नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और उसका आधा भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन 100 देखें तो अगर मैं बोलूं कि पहले 3 मंथ्स वो 100 रुपए, विच इज एलसीएम ऑफ दीज 5 नंबर्स, पहले 3 महीने वो 100 रुपए स्पेंड करता है और आगे के 2 महीने 50 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, ठीक है। अपना पूरा का पूरा डेटा बड़े आसानी से नंबर से आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले महीने वो 10 kg अनियंस खरीदता है, दूसरे महीने 5, तीसरे महीने 4, देन 2 kg एंड देन 1 kg। तो ओवरऑल उसने 10, 15, 19, 20 एंड 22, उसने 22 kg ऑफ अनियंस खरीदा इन 5 महीने में। और उसने खर्चा कितना किया बच्चों? 400 रुपए। तो 400 आउट ऑफ 22, ये 11 हो गया और ये हो गया 200। 1/11 कितना होता है? 0.0909। तो ये आएगा 18.1818 काइंड ऑफ नंबर, राइट। तो पूछ रहा है कि एवरेज एक्सपेंस इज क्लोजेस्ट ट्रू, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 18 रुपीज। सबसे पास वाला आंसर कौन सा है? 18 रुपए। हेंस ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा अगर आपका अप्रोच सही है तो। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक और मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास जो ऐसे तो देख के थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को यूजुअली, बट मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि पूरा डेटा यही रहता है, अपने को सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना रहता है और कुछ देर बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी भी बच्चों अपने को देखो क्या दिया है, एक दो छोटी वैल्यूज दी हुई है और एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी वैल्यू पूछा है। तो इतनी बड़ी वैल्यू अपन मूवमेंट करके तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो कंफर्म है। 2021 पहुंचना तो एक एक वैल्यू पुट करके नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब देयर शुड बी अ रिपीटिशन या साइक्लिसिटी, मतलब कुछ देर बाद वैल्यूज रिपीट करने लगेंगी। और कैट में ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव नेचर का है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि आपको मैथ्स आए चाहे नहीं आए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सारा चीज यहीं पे दिया हुआ है। समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो बच्चों लिखा हुआ है कि xn+2, मतलब दो वैल्यू आगे का वैल्यू, इज 1 + xn+1 डिवाइडेड बाय xn। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मेरे को 0 और 1 दिया हुआ है और अगर मैं n का वैल्यू इधर पे 0 डालूंगा तो x2 मिलेगा। वो किसके बराबर होगा? n का वैल्यू 0 डालना है तो ये x1 डिवाइडेड बाय x2। तो अगर अपन वैल्यू पुट करें तो अपने को मिलेगा 1+2 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज x0, ठीक है। n का वैल्यू हमने 0 डाला था तो दिस वुड बी x0। तो 1+2 डिवाइडेड बाय 1 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 3।
अब अगर अपन x3 निकालना चाहें तो 1 प्लस x2 बाय x1 विच इज गोइंग टू बी 1, x2 अपने को आ गया 3 डिवाइडेड बाय x1 इज 2, तो 4/2 बिकम्स व्हाट 2। x4 देखते हैं, ठीक है, x4 अगर अपन निकालने जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय x2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 3/3 और 1, ठीक है। अब अपने को देखो बच्चों, x0 1 था और x4 भी 1 था, तो अपने को एक वैल्यू और चेक कर लेनी चाहिए, मैं इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम x5 निकालते हैं विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय x3 विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1 और x3 है 2, तो ये फिर से क्या आ गया 1 आ गया। x6 निकाल के देखते हैं क्या रिपीटिशन मार रहा है, ठीक है। तो हमारा x0 was 1, x1 was 2, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। x6 देखते हैं, x6 हो गया 1 प्लस x5 बाय x4, 1 प्लस 1 बाय x4 इज 2, तो हमको 1 2 3 2 1 ये 5 नंबर का ब्रैकेट मिला, ठीक है, 5 नंबर का बंडल मिला, जो कि फिर आगे जाके रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब द साइक्लिसिटी ऑफ दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट 5, ठीक है। बट बच्चों ध्यान दो, इसने बड़ा एक बहुत ही ज्यादा कैच है, इसने x1 से चालू नहीं किया है, इसने x0 से चालू कर दिया है। तो हमारा सीरीज अगर हम x1 से चालू करेंगे तो इट वुड बी 2 3 2 1 1, फिर 2 3 2 1 1, तो ये पहले 5 नंबर है बिगिनिंग विथ x1। तो अपने को अगर x2021 निकालना है तो बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 2021, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आखिरी जो डिजिट है उसी से रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट x1, और x1 कितना है हमारा 2 के बराबर है, ध्यान रखिएगा x2021 इज गोइंग टू बी इक्वल टू x1। अभी यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि x2022 कितना होता, तो हम 5 से डिवाइड करते तो x2 के बराबर होता, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी नंबर अगर डील करना चाहें और हमको साइक्लिसिटी 5 मिल गया है, तो जिस भी वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना है उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाएंगे और वो इसके बराबर हो जाएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 2। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या गलती कर देंगे कि अपने को दिखा है कि पहले टर्म के बराबर होगा, पहला टर्म कितना है x0 विच इज 1, और बहुत सारे बच्चे इसको 1 मार देंगे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको 1 टिक कर दिया था, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि सीरीज हमारा x1 से चालू हो रहा है, तो x2021 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x1। होपफुली आप इस टाइप की गलती रिपीट नहीं करोगे, फ्यूचर में ध्यान रखोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से टैकल कर सकोगे। अनदर कैट 2021 क्वेश्चन विच इज एक्चुअली एन एवरेज वाला क्वेश्चन, जो कि ऑल्दो पढ़ने में तो इजी लग रहा है बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करने पे सॉल्व हो जाएगा, इसमें इक्वेशंस वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट अगर बीच में अगर अपने को इक्वेशन दिखता है और लेंदी लगता है तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के, बट अगर आप इक्वेशंस वगैरह से कंफर्टेबल हो तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या बोल रहा है कि देयर आर टू हॉस्पिटल्स ए एंड बी, हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 पेशेंट लेस देन बी, तो अगर ए में x है तो बी में कितना आएगा 21x, 20x प्लस 21, ठीक है, ओके। आखिरी में सब रिकवर कर गए, ठीक है। बट क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रिकवरी डेज फॉर पेशेंट इन हॉस्पिटल ए वाज 200, तो ए में जितने भी पेशेंट थे उनका रिकवरी डे कितना था 200 था, ये सारे पेशेंट्स का कंबाइंड है, ठीक है। और बी में कितना था, यही नंबर 152 था, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि एवरेज रिकवरी डे फॉर पेशेंट्स इन ए was 3 more than the average recovery for patients in hospital B। तो इसका मतलब बच्चों देखो 200 दिन लगा एक्स पेशेंट को, तो एवरेज रिकवरी डे फॉर हॉस्पिटल ए इज 200 बाय एक्स। ये बोल रहा है एवरेज रिकवरी डे फॉर हॉस्पिटल बी विच इज गोइंग टू बी 152 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 21, इसका वैल्यू किसके बराबर बोल रहा है 3 के बराबर बोल रहा है, ठीक है। अपने को ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने को पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा विच टर्न्स आउट टू बी x इंटू एक्स प्लस 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा, 200x प्लस 200 इंटू 21 माइनस 152x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 200 माइनस 152 इज 48x प्लस 200 इंटू 21
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस 21, राइट। ये 3 इधर से 16 काट देगा, इधर से 7 काट देगा, तो ये हो गया 16x प्लस 1400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 21x। ठीक है, अभी इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 1400। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगा है हमारा, इसको की सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1400 या x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1400। आइडियली अगर मेरे से बोलोगे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस टर्म को एक नंबर और उससे 5 बड़े नंबर पे स्प्लिट कर सकूं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे स्प्लिट होगा। जैसे 7 इंटू 2, 5 इंटू 2, और एक है 5 इंटू 2, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब अगर अपन देखें तो 5 7 जा 35, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, तो 35 एंड 40 अपने को दिख रहे हैं दो नंबर्स, राइट, विच आर डिफरिंग बाय 2। तो इसका मतलब वन ऑफ द नंबर इज गोइंग टू बी 35 एंड द अदर नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट, 40। तो हमको x का वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 35। तो हमारा एक सोल्यूशन जो कि क्वाड्रेटिकली भी सॉल्व करके आता, जो कि 35 आता, बट आइडियली आपको वो नहीं सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको स्प्लिट करने में आसान नंबर मिल रहे हैं और आपको पता है कि थीटा क्वेश्चन है, इंटीजर आंसर आएगा, तो एक वैल्यू ही आएगी, आपको डेसिमल वाला आंसर मिलना ही नहीं है। तो इसका मतलब हमको x का वैल्यू इंटीजर मिलेगा, हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे नंबर को बेस्ड ऑन द गिवन इक्वेशन, और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए। ठीक है, तो ए में कितने लोग, 35 लोग एडमिट हुए थे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है ABCDEF, और उसके हर एक साइड का लेंथ दिया है 2। टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट CD। तो चलो सबसे पहले तो अपन रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है T इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो CD इसको इसको लेते हैं, तो ABCDENF, T जो है मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, ओके। देन द लेंथ ऑफ AT, तो AT का लेंथ अपने को निकालना है। अगर अपन इस लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, परपेंडिकुलर है, रेगुलर हेक्सागन है, तो ठीक है। तो CT का लेंथ हो गया 1, क्योंकि पूरे का लेंथ कितना दिया हुआ है, पूरे का लेंथ दिया हुआ है 2, तो अपने को CT का लेंथ मिल गया। अगर अपन AC का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो पाइथागोरस लगा के अपन AT का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर अपन देखें बच्चों, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एज, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला लेंथ है 2 और ये वाला एंगल है 30। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, ठीक है, तो अगर अपन cos 30 की बात करें, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, so this triangle is like this, ABC, यहाँ पे AB का लेंथ है 2 और ये एंगल है 30, और अपन यहाँ पे राइट एंगल डाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन cos 30 कैलकुलेट करें तो cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो सपोज इफ दिस इज BX, तो बेस हो गया BX और हाइपोटेनस हो गया 2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसका मतलब BX का वैल्यू कितना हो गया, ये वाला BX कितना हो गया, √3। तो इधर से भी कितना आ गया, √3। तो अगर अपन AC की लेंथ की बात करें तो AC का लेंथ कितना हो गया, 2√3। अब अपने को AT स्क्वायर निकालना है। AT स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया मैंने। ठीक है, तो AT स्क्वायर AC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4 3 का 12, CT इज 1, तो ये कितना आया 13। तो AT का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, √13। हम दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इट इज प्रीटी इजी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और आगे आप इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने करियर में सक्सीड हो पाएंगे। अनदर कैट 2021 क्वेश्चन,
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यूजुअली बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत इजी आता है। तो और सॉल्व करना, अगर अपन ओवरऑल वर्क को, टोटल वर्क को वैल्यू अज्यूम करके चले तो सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। चलो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3% दिया है, ए बी एंड एम, एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, वी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, एंड एम कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, राइट। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है ए बी और एम के बारे में। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है कि वीनू वर्क्स एवरी डे। तो पहले तो अपन टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं, तो हम इन तीनों का एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 15, 12 और 20 का एलसीएम इज गोइंग टू बी 60, राइट। तो इसका मतलब ए डज 4 यूनिट ऑफ वर्क, वी डज 5 यूनिट ऑफ वर्क, एंड एम डज 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अनु वीनू वर्क्स एवरी डे। तो वी जो है हर दिन काम करता है। ठीक है, अनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, अनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, व्हाइल मनु वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। तो बच्चों वीनू तो हर दिन काम करता है, अनु जो है वो ए ये ऐसा काम करता है, और जो मनु है वो एम 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 सेकेंड डे से ऑल्टरनेट काम करता है। मतलब बच्चों ये साइकिल रिपीट मार रही है, एक दिन वीए काम कर रहा है, वीनू एंड अनु, और दूसरे दिन वीनू एंड मनु। ठीक है, और उसके बाद यही चीज रिपीट होती है। तो वीनू 5 काम करता है, अनु 4 काम करता है, फिर वीनू 5 काम करता है, मनु 3 काम करता है। तो इनको अगर देखें तो 5 एंड 4 9, एंड देन 8। तो इसका मतलब 2 दिन में 17 यूनिट वर्क होता है। तो 4 दिन में 17 यूनिट और हो जाएगा, और 6 दिन में 17 यूनिट और हो जाएगा। तो अभी 51 यूनिट हो गए। नेक्स्ट डे वीनू इज गोइंग टू डू 5 यूनिट ऑफ वर्क, एंड अनु इज गोइंग टू डू 4 यूनिट ऑफ वर्क, और ये 9 काम भी खत्म हो जाएगा। तो 51 प्लस 9 पूरा का पूरा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आंसर तो आ गया हमारा। ठीक है, तो कितने दिन लग गए? 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 दिन में द एंटायर वर्क गेट्स कंप्लीटेड। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही नहीं चाहिए पेपर में। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अटैक करना चाहिए, बिकॉज इनको सॉल्व करने में भी समय नहीं लगता है, और हमको हमारी एरर होने का भी चांस बहुत कम होता है। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्यूचर में भी सॉल्व कर पाओगे विद द सेम बेस्ट विशेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021। इसमें देखा जाए तो लॉगरिथम का क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चों कैट में लॉगरिथम का क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट वन। ठीक है, आपको लॉगरिथम तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन आता ही आता है, और जो लॉग का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ईजी होता है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक 13-14 फॉर्मूलेज जो लॉगरिथम के अगर वो भी आपको आते हैं, तो यू वुड बी एबल टू मैनेज ऑलमोस्ट 95-98% ऑफ द क्वेश्चंस कैट के पेपर में। ठीक है, जो कि लॉगरिथम से पूछे जाते हैं। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लॉग पढ़ लें। मेरा रिकमेंडेशन भी है कि हर बच्चे को लॉग पढ़ना चाहिए। अगर आपने लॉग लाइफ में पढ़ा नहीं है तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगर हम 2-3 दिन लॉग में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट हमको बहुत ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल कि सभी को लॉग पढ़ना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों अपने को 100x का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे कुछ हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन में सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगेंगे, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक फॉर्मूला लगेगा log 1/a इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ए, जो कि राइट साइड वाले नंबर पे लगेगा। ठीक है, तो बच्चों क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस लॉग, मैं 10 हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर 10 नहीं भी लिखा तो भी कोई मतलब नहीं है। लॉगरिथम में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो 10 ही अज्यूम किया जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया 1 - x²। मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब मैं सारी वैल्यूज को राइट साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो 5 इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड चला गया, लॉग रूट 1 + x -4 लॉग रूट 1 - x माइनस लॉग रूट 1 - x²। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा, a log b इज इक्वल्स टू log b टू द पावर a। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस 4 को इसके पावर में डालने वाले हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू log रूट 1 + x माइनस log रूट 1 - x टू द पावर 4 माइनस log रूट 1 - x², राइट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपन यूज करने वाले हैं बच्चों, log a प्लस
log b is log a into b होता है, एंड log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। तो जो जो चीजें माइनस में होती है वो डिवाइड हो जाती हैं, और जो जो चीजें प्लस में होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो सभी माइनस में है आगे के टर्म्स, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा बच्चों हमको, 5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/√1 माइनस एक्स द सॉरी टू द पावर 5। अब फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ऊपर पे यूज किए थे, ठीक है। सो दिस बिकम्स 5 is equals to minus log √1 माइनस एक्स टू द पावर 5, राइट। फिर हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, इसमें a सामने आ जाएगा तो ये 5 सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 5 इज इक्वल्स टू -5 लॉग √1 माइनस एक्स, तो ये भी गया, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया इम्प्लाइज लॉग √1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब बच्चों अब अपन यहाँ पे बेस 10 का यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों कभी भी log ए एक्स इज इक्वल्स टू पी होता है तो x का वैल्यू होता है a टू द पावर p। तो इसका मतलब √1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2, या x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 टू द पावर -2, या फिर 1 माइनस 1/100 या 99/100। हमको क्वेश्चन में पूछा है 100x का वैल्यू बता दो, तो 100 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 99। तो बच्चों सिंपल अगर लॉगरिथम के फॉर्मूले पता है तो आप मैकेनिकली अगर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इन फ्यूचर। इट इज माय एडवाइस कि आप लॉगरिथम अच्छे से पढ़ लो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है लॉगरिथम का पेपर में, और अगर आपको बेसिक फॉर्मूले भी आते हैं लॉग के तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। यूजुअली पेपर एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है कि लॉग का इजी क्वेश्चन देगा, और लॉगरिथम रिपीट होता है, मतलब रिपीट मतलब हर साल ही पेपर में आता है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यूजुअली इजी ही आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये बड़े इजी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो तीन बंदे हैं, अमर, अकबर एंड एंथनी। दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। अमर और अकबर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 ईयर। तो अपन अमर के लिए सपोज अमर एक्स यूनिट काम करता है और अकबर वाई यूनिट काम करता है, और ये दोनों मिला के, ठीक है, इसी काम को कितने 12 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अमर एंड अकबर हो गया। अमर, चलो पहले तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स डिफाइन हु इज डूइंग व्हाट वर्क। तो अमर को x ले लिए, अकबर को y ले लिए और एंथनी को z ले लिए। तो अमर एंड अकबर डज द वर्क इन 12 months. Akbar and Anthony does the work in 16 months, and Anthony and Amar, which is x plus z, they do the work in 24 months, 2 years, right? इन तीनों का एलसीएम लेके अपन टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा, दिस इज 12 इज 4 इंटू 3, 16 is 4 into 4 एंड 24 is 4 into 6। तो तीनों में 4 कॉमन है, ठीक है। 6 के लिए अपन एक टू और निकालेंगे जिससे कि 4 हो जाएगा और एक 3 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एलसीएम, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल वर्क, ठीक है। अपन इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 3। 16 से डिवाइड करेंगे तो y प्लस जेड का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, पहला वाला टर्म आएगा 4। अगर अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला टर्म आएगा 3, और 24 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा वाला टर्म आएगा 2। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज 4, y प्लस जेड इज 3, x प्लस जेड इज 2। तीनों को ऐड कर देते हैं बच्चों,
तो देखो x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 4 3 7 एंड 2 9। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4.5। इधर देखें x प्लस वाई है 4, x प्लस वाई है 4, तो z का वैल्यू हो गया 0.5। y प्लस जेड है 3, y प्लस जेड है 3, तो x का वैल्यू 4.5 में से 3 गया 1.5। x प्लस जेड इज 2, तो y का वैल्यू हो गया 4.5 माइनस 2 विच इज 2.5। अब क्या बोल रहा है कि जो बंदा, जो पर्सन, जो कि ना ही सबसे फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट कौन है 2.5, इसको नहीं कंसीडर करना, ना ही सबसे स्लोवेस्ट है, ना ही z को कंसीडर करना है, हमको किसको कंसीडर करना है, x को कंसीडर करना है। तो द टाइम इन मंथ्स ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो बच्चों काम करना है 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो 48 यूनिट वर्क करना है और उसका स्पीड है 1.5 यूनिट पर डे। तो अगर अपन इसको 5 3 जा 5 5 जा एंड सॉरी 5 9 जा 45 एंड 5 6 जा 30 एंड 3 32 जा इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो इस प्रोजेक्ट को द मिडिल वन, जो बंदा मिड स्पीड से काम कर रहा है, वो इसको 32 डेज में कंप्लीट कर लेगा, 32 मंथ्स में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इन फ्यूचर। मॉड्यूलस का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आता, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट आता है उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि एक इनइक्वालिटी मॉड्यूलस में, एक नहीं दो इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, अब पहले तो अपन समझ लेते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी अपन मॉड्यूलस के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 है। या मैं ऐसे बोलूं कि ये जो y है ये x से 5 के डिस्टेंस में, एंड इट कुड बी ऑन ईदर साइड। फॉर एग्जांपल मैंने y को इधर रख दिया, तो इधर पे 5 यूनिट जाएंगे या इधर पे 5 यूनिट जाएंगे, तो हमको दोनों तरफ क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन से 5 जाऊंगा इस तरफ और ओरिजिन से 5 जाऊंगा इस तरफ, तो मेरे को x का वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलता है, +-5, जो कि हमको यहाँ पे भी मिला। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर मैं लिखा मॉड्यूलस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब अगर मेरे को उसको सॉल्व करना है, तो मैं अगर डिस्टेंस अप्रोच से सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं 0.3 एक तरफ लूंगा और इससे +8 मूव करूंगा, तो मेरे को 0.1 मिलेगा 11, और इधर पे -8 मूव करूंगा तो इधर मिलेगा एक -5। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, तो एक बार मैं इसको 8 लेके सॉल्व करता हूँ, एक बार मैं इसको -8 लेके सॉल्व करता हूँ। तो इधर पे मेरे को मिलता है x इज इक्वल टू 8 + 3 11, एंड इधर पे मिलता है -8 + 3 है -5, जो कि इधर पे भी सोल्यूशन मिला। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कितनी जल्दी अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इक्वेशन है, n मॉड्यूलस ऑफ n-60 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ n-100। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि एक नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं अपन पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60 एंड डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100। तो बच्चों पहले तो अपन हमेशा देखो, अगर इनइक्वालिटी होता है तो पहले तो इक्वल वाला पार्ट लेके आओ, इक्वल वाला पार्ट मिड पे आएगा विच इज एट 0.80। तो बच्चों अब अगर बोलेंगे कि n का डिस्टेंस 60 से n के डिस्टेंस 100 के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर मेरा वैल्यू, अगर मेरा वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में है, ठीक है, तो उस केस में मेरा कोई भी पॉइंट 80 से नीचे है, 80 से छोटा है। ठीक है, तो 80 पे तो बराबर होता है, 80 से छोटा पे क्या होगा, वो 60 के पास चला जाएगा, और डिस्टेंस जो है 60 से कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा कंपेयर टू 100, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 70 लिया, तो उसका डिस्टेंस 60 से 10 है और 70 का डिस्टेंस 100 से 30 है, तो ऑब्वियसली मेरी कंडीशन मीट हो जाएगी। तो ये जो पूरा ब्लू रीजन है, यहाँ पे मेरी पूरी कंडीशन मीट हो रही है फॉर केस नंबर 1।
केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि n-100 शुड बी लेस देन मॉड्यूलस ऑफ n-20। तो बच्चों सेम चीज अगर अपन यहाँ पे फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, और पॉइंट्स अपन यहाँ पे प्लॉट करें, एक पॉइंट प्लॉट किया 20 और दूसरा पॉइंट प्लॉट किया 100। मिड पॉइंट लेते हैं क्योंकि मिड पॉइंट पे इनका डिस्टेंस बराबर होता है। तो 120 का मिड पॉइंट हो गया 60, राइट, दोनों 40-40 की दूरी पर है। अब क्या बोल रहा है कि 20 से जो डिस्टेंस है वो 100 से डिस्टेंस से कम होना चाहिए। उल्टी बात बोल रहा है बच्चों, ठीक है। 20 इस पॉइंट से डिस्टेंस 100 के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मैं किस तरफ मूव करूंगा बच्चों, मैं पूरा का पूरा अगर मैं फिर से कलर करूं तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, राइट। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, बेटर क्लैरिटी, ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो 60 पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में हूँ। अगर अपन इन दोनों को मुझको इन दोनों को पैरेलल बैठा देना चाहिए था। चलिए पैरेलल लेके आते हैं इनको, जिससे कि नंबर्स अपने को टैली मिले। 60 दोनों जगह का सही डायरेक्शन में आ गया, राइट। तो बच्चों अगर अपन देखें तो दिस इज द रेंज, दिस इज द कॉमन रेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 80 को इंक्लूड नहीं करना है, 60 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, 61 से लेके 79 तक। अब बच्चों जो अगर हम इसको डायरेक्ट बोथ इंक्लूडेड ना, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, आंसर 18 आ जाता है, विच इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर 9 आना चाहिए। बट जब हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होता है, एक वैल्यू कम आती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमको +1 करना पड़ता है। तो जब दोनों बाउंड्री इंक्लूड होती है और हम सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर एक वैल्यू कम आता है। ऑन सिमिलर लाइंस जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 18 आएगा, which is not going to be correct because both 61 and 79 are included. तो राइट आंसर वुड बी 18 + 1 19। तो बीच में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, देयर वुड बी टोटल 19 पॉइंट्स। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021। बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तो देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सॉल्व करने के टाइम पे, बट अगर अपने को कंसेप्ट पता है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कभी भी अपने को ऐसा दिया रहेगा कि इंटरेस्ट फॉर सम ईयर और उसका अगला ईयर का इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अब मैं एक एग्जाम्पल इसको प्रॉपरली ही समझा देता हूँ आपको डिटेल में। सपोज वी स्टार्टेड विथ 100 रुपीज, इसमें 10% अपन ने इंटरेस्ट लगाया, तो ये कितना बन गया, 110 बन गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 10 रुपीज का इंटरेस्ट आया जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर अपन 10% का इंटरेस्ट लगाए तो ये कितना हो गया 121। इसमें कितना रुपया आया, 11 रुपीज का इंटरेस्ट आया, 110 से 121। तो अगर ऐसा लिखा रहे कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 10 रुपीज एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 11 रुपीज, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 11 - 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। हम क्या करेंगे, दो कंजिक्यूटिव ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर वाले इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसमें क्या आ गया, 1/10 इंटू 100 विच टर्न्स आउट टू बी 10%। अगर अपने को और क्लैरिटी चाहिए तो अपन एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगला क्या आएगा, 10% और इंक्रीज कर देंगे तो 133.1, 12.1 रुपीज हो जाएगा, जुड़ जाएगा 12.1 रुपी। तो अगर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 12.1, फॉर द सेकेंड ईयर इज 11। तो बच्चों अगर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, 12.1 - 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, विच इज देखा जाए तो 1.1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 वंस अगेन टर्न्स आउट टू बी 10%। तो हम सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। इट इज एडवाइजेबल कि अगर हमको कैलकुलेटर दिया है और बच्चों देखो ऑप्शंस ना बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो कैलकुलेटर यूज करना इज एडवाइजेबल, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करना एडवाइजेबल है, बट अगर कैलकुलेटर नहीं भी यूज करते तो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको तो पहले मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दिया होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज हाउ मच, 806.25। फॉर द थर्ड ईयर इज हाउ मच, 866.72।
तो बच्चों अपने को इन दोनों वैल्यूज को सबट्रैक्ट करना है, तो अपन 866 माइनस 806 ऑलमोस्ट रफली 60 रुपीज का इंटरेस्ट आया है। ये किस पे ब्याज लग रहा है? ये ब्याज लग रहा है 806 पे, राइट, प्रीवियस ईयर वाले पे, ठीक है। तो अगर अपन देखें, तो अगर अपन इसको 800 लेके चलें, इंटू 100 कर दें, ठीक है, तो ये कट गया 60/8 या 4 2 8 एंड 4 15 लगभग अप्रोक्सीमेटली 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 7.5 ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि कैट अपने को एकदम बेकार टाइप के नंबर देगा नहीं, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन सेट किया है तो ये अज्यूम करो कि वो 7.5, 8, 9, 9.5, 10, इससे ज्यादा तो और डिफिकल्ट नहीं देगा। वो ऐसा नहीं देगा कि 7.1234 ऐसा कुछ परसेंट आ जाए, ठीक है। 7.14 आ सकता है क्योंकि 1/7 होता है, बट सॉरी 1/14 होता है, बट यूजुअली इसी टाइप के नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो 7.5% का ब्याज आ गया, ठीक है। अब 866 हो गया इस साल का, कौन से साल का? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब इसमें 7.5% अपने को और लेके जाना है, तो अपने को करना क्या है? 866 में अपने को 7.5% कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अनदर चैलेंजिंग थिंग, ये अपने को कैलकुलेट करना है। या तो अपन मल्टीप्लाई कर दें 866 इंटू 7.5, हमारे पास कैलकुलेटर तो है, ठीक है। तो 5 6 33, 5 6 33, 343, this is 6 42, 446, 456, 60, ठीक है। तो ये हो गया 0 5 एंड दिस वाज 6 आई बिलीव, ठीक है। 42, 46, 9 4 64, मतलब लगभग 65 रुपीज का ब्याज लग गया, ठीक है। तो 866.72 में 65 रुपीज का अपन इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो we'll be getting 13 is 931.72 which is absolutely right answer। तो देखिए हमने मैनुअली ही इसको कैलकुलेट कर लिया जस्ट बाय सिंपल कैलकुलेशन। आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह आ रहा है तो आप डेफिनेटली कैट के पेपर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। होपफुली आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे ग्रुपिंग पे डिवाइड किया हुआ है और पूछ रहा है कि नंबर्स को ग्रुप पे डिवाइड किया जिसमें पहले ग्रुप का नंबर है 1, दूसरे ग्रुप के नंबर है 2 3 4, तीसरे ग्रुप में आ रहा है 5 6 7 8 9 और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 15th ग्रुप में के नंबर्स का सम कितना होगा? तो बच्चों देखो, अपने को अगर ऑब्जर्व करना है तो बच्चों इस नंबर से ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। पहला ग्रुप एंड कर रहा है 1 के स्क्वायर पे, दूसरा ग्रुप एंड कर रहा है 2 के स्क्वायर पे, तीसरा ग्रुप एंड कर रहा है 3 के स्क्वायर पे। तो 15th ग्रुप इज गोइंग टू एंड इट 15 स्क्वायर, 14th ग्रुप इज गोइंग टू एंड इन 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों बड़े आराम से अपने को समझ में आ गया कि आखिरी जो नंबर है 15th ग्रुप का दैट इज गोइंग टू बी 225, 15 का स्क्वायर, और पहला जो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 197, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें +1 कर दिए तो आपके आगे अपने को 197। सो हमको इन दोनों नंबर के बीच के नंबर्स का सम करना है। तो अपन पहले तो समझते हैं कि कितने नंबर होंगे। सारे नंबर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, बोथ इंक्लूडेड, तो अपन क्या करेंगे 225 माइनस 197 करेंगे, तो ये 8 हो गया और ये 28 आ रहा है, ठीक है। 28 आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बिकॉज दोनों बाउंड्री लिमिट इंक्लूडेड है तो आंसर एक कम आता है। मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया है कि जैसे 1 से लेके 9 तक दोनों नंबर इंक्लूडेड है तो देयर आर 9 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। बट जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा एक कम आता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। तो इस केस में भी 28 आ रहा है डिफरेंस, बट एक्चुअली में नंबर्स कितने होंगे? 29 होंगे। तो एक इट्स एन एपी, कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, तो एपी का सम क्या होता है? n/2 विच इज 29/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 197 प्लस 225। तो बच्चों ये हो गया 29/2 और इधर पे 5 और 7 12 कैरी फॉरवर्ड 1 और ये 12 कैरी फॉरवर्ड 1 और ये 4 22,
विच इज 211। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि यूनिट डिजिट 1 into 9 9 आने वाला है, हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी 6119। तो विद इन 30 सेकेंड्स आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो अगर पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो, आपको सारी चीजें पता है तो। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा, यू वुड बी एबल टू मैनेज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इजिली इन फ्यूचर। थैंक यू गाइस।